हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन एनालिसिस, और अभी तक बेटा इस चैप्टर की 15 टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 15 जो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, आज बेटा हमने टाइप नंबर 16 स्टार्ट करनी है। टाइप नंबर 16 विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, coefficient of non-determination, which is also known as coefficient of alienation। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। coefficient of determination क्या होता है, coefficient of non-determination क्या होता है, और दोनों की हेल्प से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। हाँ जी बेटा, देखिए हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है। देखो क्या लिखता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है बेटा वो किसके लिए होता है, फॉर इंटरप्रेटेशन। इंटरप्रेटिंग होता है किसी चीज की व्याख्या करना। हाँ जी बेटा, किसी चीज की व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किस चीज की व्याख्या करता है, फॉर इंटरप्रेटिंग या फॉर एनालाइजिंग भी कह सकते हो बेटा। इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस आर। आर की वैल्यू को बेटा ये इंटरप्रेट करता है। कैसे इंटरप्रेट करता है, अब उस पे आइए। देखो क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको मैं COD बेटा लिख लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है, रेशियो। रेशियो किस चीज का, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। हाँ जी बेटा, देखिए एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। हाँ जी बेटा, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। और इसको बेटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेटेड बाय स्क्वेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेटा जो r की वैल्यू होती है उसका आप स्क्वेयर कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेटा किसके इक्वल होता है, आर स्क्वेयर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बेटा दो तरह से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। ठीक है, या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब इसको समझते हैं ये है क्या चीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। और एग्जांपल के बाद बेटा आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। हाँ जी बेटा, मैंने दो वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल बेटा मैंने लिया एक्स। हाँ जी बेटा, एक वेरिएबल मैंने ले लिया बेटा एक्स। एक्स क्या है, लो बेटा मैंने यहाँ लिख दूँ मैं, ये मेरा एक्स वेरिएबल है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ राइस। एक्स वेरिएबल बेटा मेरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ राइस। एक वेरिएबल बेटा मैं और ले लेता हूँ। हाँ जी, चलिए एक वेरिएबल बेटा मैंने और ले लिया। लो जी, खेतों में बेटा बारिश भी कर दी मैंने। हाँ जी बेटा, देखिए वाई वेरिएबल, वाई वेरिएबल बेटा क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का उत्पादन, जीरी का उत्पादन कह लीजिए या चावल का उत्पादन, जैसे भी कहना चाहो, और वाई क्या, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये दो वेरिएबल है बेटा। ठीक है, मैं एक मिनट, एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को बेटा एक्स कर दूँ और इसको वाई।
ठीक है। वाई बेटा कैसा वेरिएबल है, मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे, या रेनफॉल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, बताओ। चावल का उत्पादन रेनफॉल पे निर्भर करेगा या रेनफॉल चावल के उत्पादन पर निर्भर करेगी? ठीक है जी, राइस का जो प्रोडक्शन है बेटा वही निर्भर करेगा ना रेनफॉल पे। तो वाई कैसा वेरिएबल है, वाई बेटा डिपेंडेंट है। वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स बेटा कैसा वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों वेरिएबल में से बात करूं तो प्रोडक्शन बेटा रेनफॉल पे डिपेंड करता है, तो वाई को मैंने ले लिया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को क्या ले लिया, इंडिपेंडेंट। अब दोनों वेरिएबल्स के बीच में बेटा मैंने क्या निकाला, कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल्स के बीच में बेटा मैंने कोरिलेशन निकाला, और कोरिलेशन की वैल्यू बेटा कितनी आई, सपोज करो कोरिलेशन की वैल्यू बेटा आई 0.8। ठीक है, ये क्या है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का बेटा कोरिलेशन है ये। ठीक है जी, कैसा कोरिलेशन है, हाई डिग्री। हाँ जी बेटा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो आर की वैल्यू आई है। अब मुझे निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 0.8 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 0.64। अब ये 0.64 जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आया है, इसको भी बेटा परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन परसेंटेज। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 64%। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, ये 64% क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 64% बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई वेरिएबल के अंदर, वाई वेरिएबल मीन्स प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है, वाई या ये कह लो प्रोडक्शन ऑफ राइस। हाँ जी बेटा, चेंज इन, ये लिख देता हूँ, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई यानी कि वाई के अंदर होने वाला परिवर्तन, या वेरिएंस भी बोल सकते हो, वेरिएंस बोलते हैं बेटा इसको, चेंज को वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, चेंज कह लो या वेरिएंस। हाँ जी बेटा, वेरिएंस और चेंज इन वाई, वाई का मतलब बेटा प्रोडक्शन ऑफ राइस, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड लिख लीजिए, इज अफेक्टेड 64% ड्यू टू एक्स। हाँ जी बेटा, इसका मतलब क्या है कि वाई के अंदर होने वाला चेंज यानी कि उत्पादन के अंदर होने वाला परिवर्तन, प्रोडक्शन ऑफ राइस किससे अफेक्ट हुआ है, रेनफॉल से अफेक्ट हुआ है। कितने परसेंट तक, 64%। कहने का मतलब चावल के उत्पादन में जो चेंज आया है, चावल के उत्पादन में मान लीजिए पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, पॉजिटिव। ठीक है, तो वो किस वजह से हुई है, रेनफॉल की वजह से। और रेनफॉल का चावल के उत्पादन को बढ़ाने में कितना योगदान है, 64% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब बेटा ये है। ठीक है, चावल के उत्पादन को बढ़ाने में यानी कि वाई को चेंज करने में एक्स का योगदान, वाई को परिवर्तित करने में एक्स का क्या योगदान रहा है, 64%। ये इस बात का इंडिकेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 36% कहाँ गया। ठीक है, बाकी 36% हमने कहा कि रेनफॉल की वजह से उत्पादन पे कितना असर पड़ा है, 64% असर पड़ा है। तो बाकी बेटा कितना बचा, बाकी बच गया 64%, 100 में से 64% माइनस कर दो तो बाकी जो है 36% जो चेंज आया है वाई के अंदर बेटा, जो 36%, 36% चेंज इन वाई, वो किस वजह से आया है। इसका मतलब ये है कि 36% चेंज अदर फैक्टर की वजह से आया है, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर जिसका हमें पता नहीं है कि कौन से फैक्टर हैं वो। 36% चेंज बेटा और किसी फैक्टर की वजह से आए हैं। आप सोच के देखो, चावल का उत्पादन केवल वर्षा की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, और कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये निर्भर करता है। हाँ जी बेटा, जो यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड है,
64% वेरिएशन तो एक्सप्लेन्ड है, 64% जो चेंज आया है इसको तो बोलेंगे एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये जो 64% बेटा जो चेंज आया है इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन बाय एक्स। ये किसको, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, 64% जो वेरिएशन आया इसको एक्सप्लेन कर रहा है एक्स। तो बाकी 36% वेरिएशन किस वजह से आया ये हमें नहीं पता, इसके अदर फैक्टर होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड। इसको बेटा क्या बोल देंगे, अनएक्सप्लेन्ड, या ड्यू टू एरर भी बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, ड्यू टू एरर, ऐसे कारणों की वजह से जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब ऐसे कारण कौन से हो सकते हैं, आप सोच के देखो। हाँ जी बेटा, ऐसे कारण बेटा कई हो सकते हैं जिनकी वजह से ये 36% परिवर्तन आया हो। देखिए वो कारण बेटा कौन कौन से होते हैं, वो कारण हो सकता है बेटा फर्टिलाइज़र। हाँ जी बेटा, कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जो ये 36% बेटा जो चेंज है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र। हाँ जी बेटा, और क्या हो सकता है बताओ, और भी बेटा रीज़न हो सकते हैं। और बेटा हो सकता है आपके खेतों के अंदर कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया होगा आपने, कौन से औजारों, खेती के लिए कौन से औजारों का इस्तेमाल किया हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ठीक है जी। एक तो एग्रीकल्चर के लिए आपने ट्रेडिशनल पुराने औजार अपनाए हो, एक आप नए औजारों से खेती कर रहे हो, वो भी तो है, वो भी तो आपके उत्पादन को प्रभावित करता है। और किस चीज़ पे निर्भर करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, क्वालिटी ऑफ वर्कर्स के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वाई के ऊपर, हाँ जी बेटा, उत्पादन पे जो असर पड़ा है रेनफॉल का, वो तो है 64%। बाकी जो 36% उत्पादन प्रभावित हुआ है, 36% जो उत्पादन प्रभावित हुआ है वो अदर फैक्टर की वजह से हुआ है। अदर फैक्टर जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, उसको हम अदर फैक्टर कह लें या अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर। वो कौन कौन से हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हो सकता है, इक्विपमेंट का यूज़, इक्विपमेंट की क्वालिटी कह लो, या टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, और क्वालिटी ऑफ वर्कर। और भी बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल, आपकी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा एग्ज़ाम के अंदर आपने लिखना कैसे है, एग्ज़ाम के अंदर पहले तो ये लिखेंगे दोनों पॉइंट, फिर बेटा ये आप बताएंगे, ये बताएंगे, और फिर बेटा एक एग्जाम्पल लेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में लिख देना, जो एग्जाम्पल आपको अभी समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेटा मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल और ले लूँ, यहीं पे ले लेते हैं। हाँ जी बेटा सुनिए, सपोज करो एक वेरिएबल है बेटा एक्स, एक्स वेरिएबल मैंने ले लिया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और वाई, वाई वेरिएबल बेटा मैंने ले लिया टाइम डिवोटेड इन आवर्स, टाइम डिवोटेड इन आवर्स, ठीक है बेटा, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इन द फाइनल एग्जाम एंड द टाइम डिवोटेड इन आर। इन दोनों के बीच में बेटा मैंने कोरिलेशन निकाला, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच में बेटा मैंने कोरिलेशन निकाला और वो आ रहा है 0. सपोज करो 0.9 आ रहा है, ठीक है, आर की वैल्यू। ये तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया बिटवीन द मार्क्स एंड द टाइम। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेटा 0.81 आ रहा है, यानी कि इसको मैं 81% लिख सकता हूँ। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या इंडिकेट करता है, 81% बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 81% बेटा ये इंडिकेट करता है कि वाई के अंदर जो चेंज हुआ है, हाँ जी बेटा, वाई बेटा मैं इसको कर लेता हूँ, वाई मार्क्स को और एक्स इसको, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये इंडिपेंडेंट। मार्क्स बेटा किस पे डिपेंड करेंगे, मार्क्स डिपेंड करेंगे ऑन द टाइम डिवोटेड बाय यू फॉर स्टडी, ठीक है। तो ये 81% बेटा क्या इंडिकेट करता है, ये 81% इंडिकेट करता है जो आपका वाई के अंदर चेंज आया है, चेंज इन वाई, ठीक है, या मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स,
change in y is affected 81% ड्यू टू, हाँ जी बेटा, ड्यू टू एक्स, यानी कि वाई वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन, वाई में होने वाला परिवर्तन किसकी वजह, उस पे उसमें 81% योगदान एक्स का है। यानी कि आपके मार्क्स जो स्टैट के आए हैं उसमें 81% योगदान उसी का है, टाइम का, जो आपने उस सब्जेक्ट के लिए डिवोट किया। इसका मतलब बाकी कितना हो गया, ये तो एक्सप्लेन्ड हो गया, इसको तो एक्सप्लेन कर रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है ये, इसीलिए इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलते हैं। बाकी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस कितना हुआ, हाँ जी बेटा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस देखो, टोटल वेरिएंस अगर 100 था, ध्यान से सुनो, अगर टोटल वेरिएंस 100 है तो उसमें 81%, 81 तो है एक्सप्लेन्ड, ठीक है, और बाकी बेटा कितना बचा, 19%, ठीक है, इसको बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड। ये 19% अब जो चेंज है, 19% चेंज इन वाई, उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये किस वजह से होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। हाँ जी बेटा, ये 19% जो है ड्यू टू अदर फैक्टर, यानी कि स्टैट के मार्क्स के ऊपर टाइम के अलावा और फैक्टर्स का भी असर पड़ा होगा। वो और फैक्टर बेटा कई हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, पेपर इजी आ गया, हाँ जी बेटा, कई रीज़न हो सकते हैं, पेपर इजी आया हो, या बेटा ये भी हो सकता है चीटिंग चली हो, पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग चल रही हो, जिसकी वजह से मार्क्स पे इफेक्ट पड़ा है, या कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस कर दिया हो। तो कहने का मतलब बेटा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अदर, जिनको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए इसको बाकी बचे हुए पोर्शन को क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस तो बेटा आर स्क्वायर है, और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलते हैं इसको, यानी इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को बेटा दूसरा नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अभी आगे इसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ। लो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बताए, द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन independent variable y that is explained or accounted for by the variation in x। इस तरीके से भी बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये किसके बीच में बेटा लाई करेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे आर की वैल्यू तो बेटा -1 to 1 के बीच में लाई करती है। अब आर का स्क्वायर है ये बेटा, अब आर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बेटा डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ जो डिटर्मिनेशन है वो किसके बारे में नहीं बताएगा, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में बेटा कौन बताता है, डायरेक्शन के बारे में आर बताता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो क्या बताता है, ये बताता है कि टोटल वेरिएंस में एक्सप्लेन्ड पोर्शन कितना है। देखो यही तो लिखा, प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन y दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय x। y के अंदर होने वाला परिवर्तन, y के अंदर होने वाला वो परिवर्तन, या कुल परिवर्तन का वो हिस्सा, कुल परिवर्तन का वो हिस्सा जो y के अंदर हुआ है और जिसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, x, ठीक है जी। जैसे राइस के अंदर होने वाला चेंज, राइस के अंदर होने वाले चेंज का वो हिस्सा जिसको रेनफॉल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, देखिए अब आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का बेटा एक नाम और भी है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का एक नाम और कौन सा है बताओ,
स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट स्लाइड में, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एलाइनेशन भी बोल देते हैं, एलिनेशन, कुछ बुक्स में एलिनेशन बोला हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज, ये बेटा क्या बताता है, द रेशियो ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। देखो सिंपल सी बात है, वो तो क्या बता रहा था, एक्सप्लेन्ड, ये बता रहा है बेटा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रेशियो ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस और डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, इसका बेटा ये फॉर्मूला बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका एक सिंबल भी है बेटा अलग से, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय के स्क्वायर, के स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर। अगर आप डिटर्मिनेशन में से, डिटर्मिनेशन की वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर की वैल्यू बेटा आपकी 0.6 है, ठीक है, और मुझे ये बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन दोनों निकालने हैं, तो पहले डिटर्मिनेशन निकालेंगे, डिटर्मिनेशन 0.36 आ गया। हाँ जी बेटा, तो नॉन डिटर्मिनेशन बेटा कितना आएगा बताओ, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 में से 0.36 माइनस करेंगे तो 0.64। ठीक है, तो ये बेटा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है और ये कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो फॉर्मूला बेटा 1 माइनस आर स्क्वायर क्या बताता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसका बेटा फॉर्मूला देखो, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम 1, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इट इज डिनोटेड बाय के स्क्वायर। ठीक है बेटा, बताइए यहाँ तक। इसको बेटा अगर मेरे से टोटल वेरिएंस पूछा जाए, टोटल वेरिएंस, अब ये देखो ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। तो इसको अगर इससे मैं एक कंक्लूजन निकालूं तो ये कंक्लूजन भी निकलता है के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हाँ जी बेटा, दोनों का जो सम होता है डिटर्मिनेशन प्लस नॉन डिटर्मिनेशन, ये तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है और ये कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, दोनों का सम बेटा 1 होगा, या अगर मैं ये कहूँ परसेंटेज फॉर्म में दोनों का सम 100% होगा। ठीक है, क्योंकि दो तरह से निकालते हैं ना, परसेंटेज में अगर एक मान लेते हैं बेटा 64% है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 64% है तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 36%। तो इन दोनों का सम करेंगे 64 और 36 का बेटा, तो 100% ही तो आएगा। या अगर मैं ये कहूँ आर स्क्वायर की वैल्यू 0.64 है और के स्क्वायर की वैल्यू 0.36 है, तो दोनों का सम बेटा कितना आएगा 1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर परसेंटेज में निकालें तो 100 हो। ठीक है, तो ये भी बेटा अपना रिलेशन भी लिखना है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको दे दे और नॉन डिटर्मिनेशन निकालना हो, तो ये रिलेशन बेटा लगा देना, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखिए, हाँ जी बेटा, ये दोनों ही जो हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन, वो किस चीज़ के लिए है बेटा, एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक्यूरेसी को प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन होता है बेटा किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, देखो टोटल वेरिएंस, अभी मैंने बताया टोटल वेरिएंस क्या होता है, प्रिडिक्टेड वेरिएंस, प्रिडिक्टेड का मतलब बेटा एक्सप्लेन्ड, वही बातें हैं रिपीट हो रही हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, प्रिडिक्टेड का मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और रेजिडियल, रेजिडियल होता है बचा खुचा, रेजिडियल को हिंदी में बेटा बोलते हैं बचा हुआ। ठीक है, जैसे आप खाना खाने के बाद आपके घर पे कुछ बच जाए तो उसको बोलते हैं रेजिड्यूल फूड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेरिएंस क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस रेजिडियल, रेजिडियल का मतलब बचा हुआ, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, उसको अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। जैसे अभी पीछे हमने लिया था रेनफॉल की वजह से, हाँ जी बेटा, रेनफॉल की वजह से 81% इफेक्ट पड़ रहा है, तो बाकी बचा हुआ 19% वो बेटा ड्यू टू अदर फैक्टर।
ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, उसको अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस इन वाई। वाई का मतलब वाई का, हाँ जी बेटा, प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस इन वाई। वाई के अंदर जो कुल चेंज आया है, इसका मतलब क्या है, देखो वाई के अंदर आने वाले कुल चेंज का वो हिस्सा, वेरिएंस का मतलब बेटा चेंज होता है, वाई के अंदर आने वाले परिवर्तन का वो हिस्सा जिसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एक्स, जिसका पूर्वानुमान, जिसकी भविष्यवाणी किसने की है, एक्स ने की है। यानी कि चावल के उत्पादन पे जो असर पड़ेगा बाय द रेनफॉल, उसकी बात चल रही है। तो ये बेटा आर की वैल्यू अगर 0.56 है तो आर का स्क्वायर कितना होगा, 0.31, 0.56 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया एक्सप्लेन्ड वेरिएंस 31.36%। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये क्या बताता है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस इन वाई, वाई के अंदर होने वाले परिवर्तन का वो हिस्सा, प्रपोर्शन का मतलब होता है शेयर, प्रपोर्शन का मतलब बेटा शेयर या हिस्सा, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एक्स। हाँ जी बेटा, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एक्स या दैट इज नॉट प्रिडिक्टेड बाय एक्स, यानी कि विच इज ड्यू टू अदर फैक्टर। ठीक है, ये वो वेरिएशन है जो अदर फैक्टर की वजह से है या ड्यू टू एरर। ठीक है, तो ये 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से बेटा 0.3136 माइनस करेंगे 0.69, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 69%। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जाता है, प्रोबेबल एरर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो आई थिंक आप बेटा इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है जी, तो होप सो बेटा आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी क्लासेस को, अगर आप मेरी लेबर को पहचान पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो नियर एंड डियर्स हैं बेटा उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय।